हाय एवरीवन, माय नेम इज चंदन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ यूटिलिटेरियन आईएएस। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दैट वाज डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स, ये सब खत्म कर चुके हैं और अब हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेंस फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है। ये पूरा का पूरा चैप्टर में भी हो सके एक वीडियो में कवर ना हो सके, अगर लेंथी वीडियो होती है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट आई विल बी डिवाइडिंग होल ऑफ दिस चैप्टर इनटू 2 वीडियोस एंड ऐसे आपको मैनेज करना है। सो जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग एंटर कर रहे हैं। सो इससे पहले कि हम लोग पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करें, लेट अस डिस्कस कि हम लोग इस वीडियो में डीपीएसपी को कैसे कवर करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज दिस डीपीएसपी, व्हाई दिस DPSP has been made part of Indian Constitution, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे पहले वाले वर्टिकल में हम लोग ये देखेंगे। देन whole of the DPSP starting from article 36 to article 51 will be dividing into various classes, right? Whole of the DPSP, various academician, various constitutional makers और various constitution के जो जानकार हैं, whole of the DPSP को उन्होंने 3 कैटेगरी में रखा है। जो जितने भी आर्टिकल्स है स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 38, बिकॉज 36 और 37 जो है वो जनरल स्टेटमेंट है। डीपीएसपी में आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 ये जनरल स्टेटमेंट है, वो डीपीएसपी के साथ डील नहीं करते। डीपीएसपी प्राइमरीली जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 तक है। सो आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 में जो भी जितने भी डीपीएसपी है उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो उन 3 क्लासेस, सो वो जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो सेकेंड वर्टिकल में हम लोग करेंगे। देन at times there have been 4 occasions on which DPSP has been amended, है ना। So you have 42nd, 44th, then you have 86th and 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उन चारों अमेंडमेंट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन विल बी डिस्कसिंग कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में अक्सर एक प्राइमेसी की डिबेट पास्ट में चली है और उस प्राइमेसी की डिबेट को फाइनली मिनर्वा मिल केस में सेटल किया जाता है। तो व्हाट हैज़ बीन सुप्रीम कोर्ट, जब भी ये केसेस सुप्रीम कोर्ट में लैंड हुए हैं कि भाई बताओ फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कि डीपीएसपी को प्रायोरिटी। जब तक आप लोग डीपीएसपी जानेंगे फंडामेंटल राइट्स तो आप लोग होपफुली ऑलरेडी जानते होंगे, बट जब तक आप लोग डीपीएसपी को नहीं जानेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डीपीएसपी जानेंगे आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 51, ऑल्दो आर्टिकल 36 टू 51 है, बट फाइनल जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी जो डीपीएसपी है दैट इज इन आर्टिकल 38 टू 51, है ना। तो जब तक हम लोग डीपीएसपी नहीं जानेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन नहीं पता चल पाएगा। तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट एंड वेरियस केसेस, सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क केसेस है वाइल डिसाइडिंग कि कौन किसको प्राइमेसी देनी चाहिए या दोनों बराबर के हैं, तो ये डिफरेंट फेजेस से गया है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फंडामेंटल राइट और सो वो हम लोग 4th वर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एंड देन आई विल बी पुटिंग और आई हैव पुट अप इन दिस वीडियो 3 to 4 MCQs, जो कि एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए सो आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई करके बताना है कि भाई ये MCQs कैसे लगे और MCQ को अटेम्प्ट करके आपको बताना है। सो दिस वाज अबाउट स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज दिस डीपीएसपी। तो डीपीएसपी अगर देखो वर्ड्स को आप देखो, लेटर्स को रादर देखो, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब इसको स्प्लिट करते हैं। व्हाट इज दिस डायरेक्टिव? डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव। सो डायरेक्टिव का मतलब क्या है? डायरेक्टिव अल्टीमेटली इट इज डायरेक्टिंग, ठीक है। दिस डीपीएसपी और पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टिंग समवन। अब ये किसको डायरेक्ट कर रहा है? तो ये डायरेक्ट कर रहा है लेजिस्लेचर्स को, प्लस गवर्नमेंट ऑफ द डे को, पॉलिसी मेकर्स को, वो सारी एंटिटी जो कि स्टेट का, ये आर्टिकल 36 में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारी एंटिटीज जो कि स्टेट का पार्ट है, जो कि पॉलिसी डिजाइन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या किसी भी स्टेज में स्कीम इंप्लीमेंटेशन या स्कीम डिजाइन के साथ कंसर्न है, उन सबको ये डायरेक्ट कर रही है। डायरेक्ट किस चीज़ के लिए? कि हे स्टेट वाइल डिजाइनिंग
your policy, hey state, while designing your or while implementing your policy, what you have to do is that you have to care the goals that is mentioned into this part, that is part 4 of Indian Constitution. उन गोल्स को आपको ध्यान में रखना है। कि अभी आपको एक बेसिक सी जानकारी दे दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। आर्टिकल 37 में हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्यों जस्टिसिएबल नहीं बनाया गया वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट आपका जस्टिसिएबल था, बट डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है, और इसीलिए ये जो डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों इनको माइंड में, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, क्यों इनको माइंड में ये चीज़ रखनी चाहिए। ठीक है, सो डीपीएसपी are nothing but set of directives, set of some goals, national goals you can say, और constitutional goals जो कि रखे गए हैं किस लिए, कि जिस टाइम भी हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे लेजिस्लेचर, चाहे वो असेंबली में बैठे हों, चाहे पार्लियामेंट में बैठे हों, जिस टाइम भी गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी जो स्टेट की है, जो कि लोगों को पीपल वेलफेयर के लिए काम करती है, तो वो अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन करते वक्त इन गोल्स को ध्यान में रखेगी। ठीक है, सो दिस इज योर डीपीएसपी। मीन्स में कैसे लिखना है उसके लिए लाइंस, अभी मैंने एसेंस आपको समझा दिया है कि व्हाट इज दिस डीपीएसपी, ऑल्दो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक एसेंस मैंने आपको समझा दिया है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी का जेनेसिस कैसे हुआ है, तो मॉडर्न फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो देखो, मॉडर्न फॉर्म में यू हैव, जब ब्रिटिशर्स थे तो यू हैव समथिंग कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यू हैव, और उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था, या ब्रिटिशर्स जो कि रूल कर रहे थे इंडिया को, उनके लिए था कि हे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कुछ गोल्स रखे गए हैं और उनको वो पॉलिसीज ध्यान करते वक्त आपको, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं, वही डीपीएसपी में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो डीपीएसपी बन जाता है, तो हमारा स्टेट जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में एक पुलिस स्टेट था, वो एक वेलफेयर स्टेट बन जाता है। ठीक है, अगेन मैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इंस्पिरेशन, डीपीएसपी की इंस्पिरेशन हम लोगों को कहां से मिली है, तो डीपीएसपी की इंस्पिरेशन जो प्राइमरीली मॉडर्न सेंस में, आई एम सेइंग मॉडर्न सेंस में, आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये सारी चीजें डिस्कस की, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा, कौन सा आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स तो वैसे नहीं, कौन से पार्ट्स जो है, और या फिर मेजर रूल ऑफ लॉ वगैरह, ये सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डीपीएसपी जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मॉडर्न फॉर्म की है ना, लेकिन अगर आप पास्ट में जाओ, एंशिएंट पास्ट में जाओ, तो आप देखोगे, एक चीज़ नोटिस करोगे कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ लाइन्स लिखी थी। उसने लिखा, किंग मस्ट प्रोवाइड फूड एंड अदर बेसिक नीड्स फॉर अर्फन, infirm, बीमार, helpless, sick and dying, those dying with maintenance, and helpless expectant mothers, and to children she gives birth to basic requirement. This was the statement by Chanakya. How beautiful, right? So जब चाणक्य उस टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में, अगर इन चीज़ों की बात करता है कि किंग मस्ट प्रोवाइड फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, किनको, बेगर्स को, ओल्ड को, इन्फॉर्म जो कि बीमार है, हेल्पलेस है, इन एक्सपेक्टेंट मदर्स है, लेकेटिंग मदर्स है। सो दिस इज नथिंग देयर एज वेल इन दैट अर्थशास्त्र, इन दैट पार्ट ऑफ अर्थशास्त्र। चाणक्य इज डूइंग नथिंग बट इट इज हाईलाइटिंग स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज और हर सब्जेक्ट, है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली एंशिएंट पास्ट से भी आप ड्राइव कर सकते हो। ऑल्दो अगर एग्जाम में आता है, आपके प्रीलिम में आता है, तो आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मार्क करना है। बट जब एनालिसिस की बात आती है, जब एस्से की बात आती है, जब सब्जेक्टिविटी की बात आती है, जब डिस्कशन डिबेट की बात आती है, सो ये जो एक हमने चश्मा बना रखा है कि हमारा रिपब्लिक भी, रिपब्लिक हम लोग कहते हैं, रिपब्लिक इंडिया कब हुआ, तो 1950 से हुआ है, 1947 नहीं, रिपब्लिक्स हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम से एग्जिस्टेंस, एंशिएंट इंडिया आप लोगों ने पढ़ रखा है जो सब्जेक्ट है आपका, रिपब्लिक्स की एग्जिस्टेंस। आप बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, नेपाल के आसपास तराई वाले इलाके में जाओ, रिपब्लिक एंशिएंट टाइम से था। ठीक है, तो जब बात एनालिसिस और डिबेट की आती है तो उस टाइम आपको इस तरह के आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। चाणक्य का बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द किंग्स हैप्पीनेस। जब तक सब्जेक्ट्स हैप्पी नहीं है ना, जब तक सब्जेक्ट भूखा है, जब तक उसकी प्रजा भूखी है, तब तक किंग कैसे हैप्पी हो सकता है। तो इस तरह के जो नोबल फीचर्स हैं, दीज आर नथिंग, मतलब मेरे को जस्ट एक कंपैरिजन करना था, इसलिए मैंने ये चीज़ें
एनालिसिस वाले वे में मैंने डाल दिया। नाउ रिटर्निंग बैक टू द प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये अपना इंस्पिरेशन डीपीएसपी जो है इंस्पायर्ड है। मॉडर्न फॉर्म में आई एम सेइंग, एग्जाम में यही लिखना है, बट व्हेन इट कम्स टू एसे देन दिस काइंड ऑफ एनालिसिस और दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन you can put. DPSP combined with fundamental rights has been described as soul and conscience of Indian Constitution, right? Although preamble को भी अलग अलग लोगों ने, जिन्होंने अभी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। कई बार एन.ए. पालकी वाला जो है उसने ऑलरेडी लेट एन.ए. पालकी वाला उन्होंने ऑलरेडी प्रीएम्बल को साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, अब ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। कैसे, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर, बट डीपीएसपी, व्हेन इट कम्स टू डीपीएसपी, इट प्रमोट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 की, तो वहाँ आप लोग देखोगे जो मैं बात बोल रहा हूँ कि किस तरह से जो आर्टिकल 38 में वुमेन के मेंटेनेंस की बात की गई, इक्वल पे फॉर इक्वल, पुअर्स को लीगल एड देने की बात की गई है, चाइल्ड्स राइट्स की बात की गई है, हर एक वीकर सेक्शन जितने भी SC/ST कम्युनिटी, मिल्चिंग काऊ के स्लॉटर पे बैन की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। तो ये सारे गोल्स जो डीपीएसपी में मेंशन है, अगर आप देखोगे तो कुछ गोल्स आप पाओगे वो सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा होगा, और कुछ गोल्स जो देखोगे वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा होगा, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स इज नोन फॉर प्रमोटिंग political democracy, while at the same time you have DPSP which promotes social and economic। जब तक आप लोग ये गोल्स नहीं देखोगे, एक बार हम लोग आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 51 पढ़ ले, फिर इस लाइन को आप जोड़ना, उस चीज़ से जोड़ना कि किस तरह से वो जो गोल्स है जो कि आर्टिकल 38 टू 51 मेंशन है, वो किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट। वाई फंडामेंटल राइट इज नोन फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वाइल दिस सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज बीइंग। सो कंपैरिजन आप लोग वापिस आके, जब एक बार आपकी समझ बिल्डअप हो जाए आर्टिकल 38 से आर्टिकल 51 की, तब वापिस आना इस लाइन पे और फिर कंपैरिजन करना। आपको खुद ब खुद पता लगे, ये मुझे बताने की या मुझे हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइन जो है, और ये फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके, नॉट ओनली इवोल्यूशन और जेनेसिस, ये फीचर्स भी हम लोग डिस्कस कर। अगर फीचर्स आता है, फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, देन दीज लाइन्स यू कैन ईजिली मेंशन। कई बार क्या होता है, देखो आप लोगों को ऑलरेडी आर्टिकल 12 से पता होगा, या फिर वैसे भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जब भी कोई एक्ट्स पास पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली करती है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डज हैव पावर दैट इट कैन स्ट्राइक इट डाउन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो गोल्स मेंशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी आर्टिकल का अगर वायलेशन वो एक्ट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट डज हैव पावर कि उसको नलीफाई कर सकती है एक्ट्स को, ठीक है। बट एट टाइम्स देयर हैज बीन ओकेजन जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को रजिस्ट किया है। किस लिए रजिस्ट किया है? सुप्रीम कोर्ट वेरियस पैरामीटर्स पे, इवन इफ एक्ट इज बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट और असेंबली, अगर वो स्कीम जो है, अगर डीपीएसपी के में मेंशन किसी भी गोल को अगर फुलफिल कर रहा है, उस केस में आप देखोगे उस वाले एक्ट को, जो कि ऑल्दो किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा था, बट अगर डीपीएसपी के गोल्स को, डीपीएसपी में मेंशन्ड गोल को अगर वो फुलफिल कर रहा है, तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देन द नॉर्मल एक्ट, थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा और देखेगा कि हाँ किस हद तक वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल का, उस प्रोविजन का जो कि ये वायलेट कर रहा है, और डीपीएसपी का जो गोल ये फुलफिल करने जा रहा है, ठीक है, वो किस हद तक कर रहा है। तो थोड़ी सी कंसेशन, थोड़ी सी जो रियायत है जो कि अदरवाइज नहीं दी जा सकती थी। कोई ऐसा एक्ट लाओ जो कि डीपीएसपी के गोल्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, और वो एक्ट अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में आप देखोगे फटाफट सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आएगी और वो नलीफाई उस एक्ट को, पूरे एक्ट को या फिर प्रोविजंस को नलीफाई कर सकती है। बट इस केस में जो कि डीपीएसपी के गोल्स को अगर वो कोई एक्ट फुलफिल कर रहा था और वो अगर वायलेट भी कर रहा है, तो उस केस में आप देखोगे कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन, थोड़ी बहुत रियायत सुप्रीम कोर्ट जब कंसीडर कर रही होगी वेदर आई हैव टू नलीफाई दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो रियायत उनको मिलेगी। डीपीएसपी इज
नॉन जस्टिसिएबल ये मेंशन है आर्टिकल 37 में। सबसे पहले आर्टिकल 36 डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आर्टिकल 37 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 36 इज नथिंग, आर्टिकल 36 सेज कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। दो आर्टिकल तो आपके इजीली हो जाएंगे। आर्टिकल 36 जो है वो बताता है कि इस थ्रू आउट द वीडियो या थ्रू आउट जो पार्ट 4 है उसमें स्टेट वर्ड बहुत बार यूज हो पाएगा, और उस स्टेट की डेफिनेशन जो है, उस स्टेट की डेफिनेशन क्या है, दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 36। और आर्टिकल 36 क्या कह रहा है, डेफिनेशन इन दिस पार्ट ऑफ द स्टेट अनलेस और कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड स्टेट शैल हैव सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन था, सेम डेफिनेशन ऑफ द स्टेट this part 4 will also have. So this was about article 36 एंड देन हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 37 की और कह रहे थे फंडामेंटल राइट्स जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का क्या मतलब कि जो भी गोल्स इसमें डीपीएसपी में मेंशन है, सॉरी डिड आई से फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वी वर टॉकिंग अबाउट। सो डीपीएसपी में जो भी गोल मेंशन है वो नॉन जस्टिसिएबल है। मीन्स व्हाट, नॉन जस्टिसिएबिलिटी मीन्स व्हाट कि अगर वो गोल स्टेट की कोई एंटिटी अगर फुलफिल या स्टेट फुलफिल नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ये फुलफिल नहीं कर पाते, सो एज अ सिटीजन यू कैन नॉट क्लेम कि ये मेरा राइट था और इस गोल्स को नहीं फुलफिल कर पाई है सरकार जो है, तो सरकार को आप कोर्ट में घसीट लो। नहीं, दिस इज जस्ट अ डायरेक्टिव, है ना। जो गोल्स मेंशन्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, दिस इज जस्ट इंडिकेटिव और डायरेक्टिव दैट हे लेजिस्लेचर यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। जब आप डिजाइन कर रहे हो पॉलिसीज तो बच्चों का ख्याल रखना है, बूढ़ों का ख्याल रखना है, CSTs का ख्याल रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ख्याल रखना है, हर एक कमजोर जो शोषित वर्ग है उसका कहीं ना कहीं ख्याल रखना है। और भी चीज़ें, सिर्फ कमजोर और शोषित वर्ग के लिए ये नहीं है DPSP, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट विल बी डिस्कसिंग एज एंड व्हेन वी गेट इनटू दैट वीडियो। नाउ लेट अस डिस्कस कि ये जो हम कह रहे हैं आर्टिकल 37 में कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल, ये नॉन जस्टिसिएबल एक्चुअली बनाया क्यों गया, क्या जरूरत है? फंडामेंटल राइट्स की तरह इसे क्या जस्टिसिएबल नहीं बना सकते थे? अगर इतने इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट, जो कि हम देखेंगे अभी जब 37 में हम लोग एंटर करेंगे, जहां फ्री लीगल एड की बात की गई है, यूसीसी के लिए बात की गई है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात की गई है, इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, वुमेन राइट्स की बात की गई है, इक्वल पे फॉर इक्वल लेबर की बात की। सो अगर इतने लेवल सॉरी इतना इंपॉर्टेंट था तो इसको जस्टिसिएबल क्यों नहीं? फंडामेंटल राइट्स की तरह हम लोग जस्टिसिएबल बना सकते थे ना, कि अगर किसी मदर को या फिर किसी पुअर को अगर प्रॉपर लीगल एड नहीं मिलता है तो उस केस में इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं घसीटा जा सकता, जैसा फंडामेंटल राइट्स में हम लोग कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्यों नहीं घसीटा? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स की कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तो उनकी क्या थिंकिंग थी कि इन तरह के इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को उन्होंने नॉन जस्टिसिएबल कर दिया। जस्टिस, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वेदर दैट शुड बी जस्टिसिएबल और नॉट, है ना। तो ये आपका इस तरह से है, इस तरफ है आपका फंडामेंटल राइट्स और इस तरफ जो है वो आपका डीपीएसपी है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू हैव दिस राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बनाते हैं। अब इन चीज़ों को इंप्लीमेंट, राइट टू इक्वालिटी, भाई अनटचेबिलिटी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, या फिर टाइटल्स गवर्नमेंट, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। अब इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ेगा राइट टू इक्वालिटी को एक्सटेंड करने या प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को इलीगल बनाने के लिए? कोई पैसा नहीं, है ना। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मेंटेनेंस पे जो खर्चा होगा वही, अदरवाइज कोई एडिशनल खर्चा नहीं होगा। लेकिन जब आप बात करते हो राइट टू फूड की, जब आप बात करते हो राइट टू हेल्थ की, जब आप बात करते हो मैटरनिटी बेनिफिट्स टू लेडीज जो कि वर्किंग लेडीज हैं, तो इस तरह के, या फ्री लीगल एड टू पुअर, जब इन तरह की बातें आप करते हो तो यहाँ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड सर्टेन रिसोर्सेज, ICDS, है ना। चाइल्ड राइट्स की बात जब करते हो आप तो ICDS जैसे स्कीम्स आपको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जैसे स्कीम आपको दूध देना है बच्चों को, फल फ्रूट देना है, मिड डे मील देना है ना। तो इन तरह की चीज़ें जब इंप्लीमेंट होंगी, इन तरह के स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर और ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज स्टेट डज रिक्वायर एट इट्स डिस्पोजल। अब ट्राई टू इमेजिन कि जो मैं सवाल उठा रहा था कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझा, जस्टिस, फंडामेंटल राइट हैज बीन मेड जस्टिसिएबल, बट डीपीएसपी को क्यों नहीं जस्टिसिएबल समझा, जो कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू हेल्थ, ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ डिस्कस। इंडिया जो कि
इंडियन पॉपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है, अभी भी 26 to 27% ऑफ पीपल आर लाइंग बिलो BPL। इन चीज़ों को जस्टिसिएबल बना देना चाहिए था। लोगों के पास पैसे नहीं है, हेल्थ फ्री में दो भाई, स्टेट की रिस्पॉन्स, लाइवलीहुड फ्री में दो, आप लीगल हेड फ्री में दो, तो इन चीज़ों को जस्टिसिएबल क्यों नहीं बना सकते? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, जब इंडिपेंडेंस हम लोग हुए थे तो हमारे पास रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो काफ़ी लिमिटेड था। प्रायोरिटीज़ बहुत थी, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ करना है, ये करना है, वो करना है, और उस टाइम एक्सचेकर जो था वो कम्प्लीटली खाली था। तो उस टाइम इन तरह के राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाना या जस्टिसिएबल सेक्शन में डालना वुड हैव बीन डेंजरस फॉर द स्टेट, है ना। अगर राइट टू फूड आप जस्टिसिएबल, तो हर एक बंदा जो कि भूखा है वो स्टेट को कोर्ट में घसीट लेगा, है ना। राइट टू एजुकेशन, ऑल्दो राइट टू एजुकेशन जो है 21A में फंडामेंटल राइट्स में आपका चला गया है, बट अदर राइट्स जो आप देखो जो कि वहाँ मेंशन है, अभी लिमिटेड राइट्स मैंने मेंशन किए हैं, है ना। इन सब चीज़ों को देखो, तो अगर ये चीज़ें नहीं मिले तो गवर्नमेंट तो घसीटती रहेगी कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर, जबकि रिसोर्सेज है ही नहीं। इसलिए ये सोचते हुए कि भाई जब रिसोर्सेज की कमी है तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को रियायत देनी पड़ेगी, है ना, गवर्नमेंट को कंसेशंस आपको देना पड़ेगा। सो विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टेट वॉज सेड कि भाई हम जस्टिसिएबल इसको नहीं बना रहे हैं। सो दैट वाज द रीज़न और दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 37। जो हम लोगों ने बात की वही चीज़ यहाँ आपके लिखी हुई। अ प्री ऑक्यूपाइड स्टेट विद लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन नॉट फुलफिल ऑल दोज नोबल गोल्स एंड हेंस आइडियल्स शुड बी मेड नॉन जस्टिसिएबल दैट अ स्टेट वुड लाइक टू अचीव इट इज़ कैपेबल। BN राव ने स्टेटमेंट दिया हुआ था। सो दिस वॉज अबाउट योर कि DPSP को आपके नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में एंटर करते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP की बात करते हैं। अब अगर DPSP के आर्टिकल्स की बात करूं से दो आर्टिकल्स को आप एक बार छोड़ दो, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 को, बिकॉज दोज आर नथिंग, कोर DPSP नहीं है, है ना। 36 स्टेट क्या है और 37 नॉन जस्टिसिएबिलिटी ऑफ द DPSP के बारे में बात करता है। जो कोर DPSP में जो गोल्स मेंशन है वो आर्टिकल 38 से शुरू होता है और 51 पे खत्म होता है। सो देयर आर अराउंड 14 आर्टिकल्स, और उन 14 आर्टिकल्स में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जैसे कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 48, 43। सो इनमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, तो 43A हो जाएगा, 39AB भी हो जाएगा, 48A हो जाएगा। सो उन अमेंडमेंट्स को अभी कंसीडर नहीं करते हैं। राइट नाउ वी आर फोकस्ड कि देयर आर 14 आर्टिकल्स एक्चुअली जो कि कोर DPSP की बात करता है। अब इस 14 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल्स है, डिफरेंट आर्टिकल्स और या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर या डिफरेंट गोल्स की बात करूं जो कि इन 14 आर्टिकल्स में मेंशन है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। डिफरेंट कैटेगरीज, कुछ जो आपके आर्टिकल्स है जिनमें जो गोल मेंशन है वो सोशलिस्ट कैटेगरी में डाला गया, कुछ गोल्स जो है वो गांधीयन कैटेगरी में डाला गया, और कुछ गोल या कुछ आर्टिकल्स जो है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में डाला गया, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह के गोल से वो डील करते हैं। तो अभी मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कौन सा ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, और ये आपको थोड़ा सा याद करना है, क्रैम करना है। और इसमें से देखो क्वेश्चन किस तरह के, अगर प्रीलिम में मैं बताऊँ, सी ये चैप्टर जो है मेंस और प्रीलिम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आपके रादर सब्जेक्टिव जो आंसर्स लिखोगे उसमें एनालिसिस वाला पार्ट जो है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में भी कई बार मदद, अगर कोई पॉलिटिक्स से आ गया तो उनमें भी ये मदद कर सकता है। तो मेंस और प्री दोनों के लिए, प्री के लिए अगर मैं बात करूं तो प्राइमरली ये मैचिंग के लिए कई बार आ जाता है कि आर्टिकल इस तरफ आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे और इस तरफ सब्जेक्ट मैटर्स। आर्टिकल 50 डील्स विद व्हाट, आर्टिकल 40 डील्स विद व्हाट, आर्टिकल 44 डील्स विद व्हाट, आर्टिकल 36 डील्स विद व्हाट, है ना। तो आपको आउट ऑफ दिस 14 आर्टिकल्स व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 10 आर्टिकल, कि ये 10 आर्टिकल या फिर 8 आर्टिकल भी याद कर लेते हो कि ये 8 आर्टिकल जो है इन चीज़ों के साथ डील करता है ना। आर्टिकल 44 UCC, आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी, आर्टिकल 40 पंचायती राज। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेते हो एक बार एटलीस्ट 8 to 10 आर्टिकल्स, तो एलिमिनेशन वाला टेक्निक को यूज़ करके आप लोग वो मिलान कर पाओगे, मैचिंग कर पाओगे। सो मैचिंग वाला आपका क्वेश्चन प्रीलिम वाला हो जाएगा। सो ये फैक्चुअल है, ये मैं रीड नहीं करने जा रहा हूँ कि सोशलिस्ट में कौन से आर्टिकल, लिबरल इंटेलेक्चुअल और गांधीयन फिलोसफी में कौन से आर्टिकल। अब सोशलिस्ट कैटेगरी में जो भी आर्टिकल्स रखे जाएंगे या फिर जो भी गोल्स, इन आर्टिकल्स के सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करने से पहले एक कॉमन थीम बना लेते हैं कि सोशलिस्ट, ताकि याद करना आपको इजी हो जाए। जब भी अगर सब्जेक्ट मैटर एटलीस्ट आपके पास हो DPSP का, तो आप लोग बता सको कि ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन हो सकता है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल हो सकता है। जैसे कि गांधीयन फिलोसफी जब हम पढ़ेंगे, जब ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग एक लिंकेज बनाएंगे
कि भाई गांधी है तो गांधी किन किन चीज़ों से, पंचायती राज से प्यार करता था, जो इकोनॉमिक फिलोसफी, हैवी इंडस्ट्री पे जोर नहीं देते थे, कॉटन वो काटते थे, सिलाई कढ़ाई करते थे। फिर फ्रीडम मूवमेंट में वो क्या करते थे, शराबबंदी करवाते थे या पिकेटिंग करवाते थे। तो उन सब चीज़ों को में जो डीपीएसपी है उन सब चीज़ों के साथ डील करता हुआ तो वो बात करेंगे। अगर सबसे पहले अभी सोशलिस्ट गोल्स की बात या सोशलिस्टिक डीपीएसपी कौन कौन से हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो सोशलिस्ट डीपीएसपी आपकी ये आर्टिकल्स जो है वो आपके सोशलिस्ट कैटेगरी ऑफ द डीपीएसपी में आते हैं। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि सबसे पहले एक कॉमन थीम बना लें कि इन सभी आर्टिकल्स में हम लोग क्या, सोशलिस्ट डीपीएसपी में जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमें क्या मिलने जा रहा है। तो आप देखोगे सोशलिज्म प्राइमरीली किस चीज़ के बारे में बात करता है, सोशलिज्म प्राइमरीली जो पुअर, मार्जिनलाइज्ड, वर्कर्स, इनके राइट्स की बात करता था, इनके लाइवलीहुड की बात करता था, इनके हेल्थ की बात करता था, इनके इंटरेस्ट की, इनके प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट। वीकर सेक्शन आपके कौन कौन से हैं, ठीक है, वुमेन है, चाइल्ड है, इनको लेबर है, लेबर क्लास जो है, तो इनके राइट्स क्या होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में इनको रोल मिलना चाहिए। जनरली एक जो रिच और पुअर के बीच में जो स्ट्रगल है, तो पुअर को कैसे रिच की तरफ लाया जाए, उनके राइट्स की बात की जाए, सो वो सभी चीज़ें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में है ना। तो वही सभी मुद्दे या वही सब्जेक्ट मैटर आप डिफरेंट आर्टिकल्स में देखने जा रहे हैं। तो सोशलिस्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स है और एक बार रीड कर लेते हैं कि उन आर्टिकल्स में गोल क्या क्या मेंशन है। सो यू हैव आर्टिकल 38 विच टॉक अबाउट कि भाई स्टेट ने एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर स्टेट की बात की गई, डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। स्टेट ने क्या करना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस बनाना चाहिए या फिर इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो एग्जिस्टिंग है उसे मिनिमाइज करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की बात आर्टिकल 38 में की गई है। आर्टिकल 39 किस चीज़ के, सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, सभी को लाइवलीहुड वो गेन कर सके इस तरह की अपॉर्चुनिटीज सभी को देनी है। देन प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अंबानी अदानी बन जाए और मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो पॉवर्टी वाली लाइन में। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है कुछ लोगों के पास, वो नहीं होना चाहिए। देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अगेन ए वेलफेयर स्टेट की मतलब बात कर रहा है, इक्विटेबल रादर नॉट इक्वल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड देन अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये जो रेड में है ये आपके अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 39 में ऐड किए गए हैं। 39A एंड 39B, प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। 39A ही आपका जो है वो इसमें है आपका सोशलिस्टिक डीपीएसपी में। 39B की बात हम लोग आने वाले स्लाइड में करेंगे। आर्टिकल 41 क्या है, टू सिक्योर राइट टू वर्क, पब्लिक असिस्टेंस देना है। पब्लिक असिस्टेंस किस किस को, याद करो चाणक्य वाली बात, टू द पुअर, टू द डेस्टिट्यूट, टू द डिसेबल्स, ठीक है, इनको सिकनेस की कंडीशन में पब्लिक असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो पॉलिसीज इस तरह की बननी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो पॉलिसीज इस तरह की बनाए और पॉलिसीज बनाते टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखे। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आर्टिकल 43 किस चीज़ की बात करता है कि सभी को एक लिविंग, अपना जो खाने पीने का वो है वो चला पाए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए, उस तरह की जो लाइफ है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है, अपना कल्चरल डेवलपमेंट कर पाए, उस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है स्टेट ने देनी चाहिए। वाइल डिजाइनिंग द पॉलिसी स्टेट नीड्स टू केयर। देन 43A जो है आपका अगेन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द डिसीजन मेकिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। आर्टिकल 47 क्या है, रेजिंग ऑफ द न्यूट्रिशन लेवल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की बात आर्टिकल 47 में की गई है। सो ये सारे जो आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं ये सोशलिस्टिक डीपीएसपी के पार्ट है। अब कौन से आर्टिकल्स डीपीएसपी में है जो कि गांधीयन फिलोसफीज को प्रमोट करते हैं। सो गांधी किन किन चीज़ों की बात करते थे, दलित राइट्स की बात करते थे, पंचायती राज, विलेजेस की तरफ, हमारा जो गांव है, सॉरी हमारे कंट्री का जो साउल है वो कहाँ रेस्ट करता है, तो विलेजेस की बात करते थे। फिर SC ST की मैं बता ही चुका हूँ, वाइन बंदी की, शराब बंदी की बात करते थे। अपने नेशनल मूवमेंट के दौरान उन्होंने बहुत सारी पिकेटिंग शॉप्स की, वाइन शॉप्स की पिकेटिंग करवाई थी। इकोनॉमिक फिलोसफी की अगर उनकी बात करूँ तो इकोनॉमिक फिलोसफी उनकी हैवी इंडस्ट्री पे रिलाई नहीं कर रही थी, है ना। 5 ईयर प्लान जब हम इकोनॉमी में आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो गांधी की फिलोसफी है
अपने इकोनॉमिक्स के बारे में, तो वो मानते थे कि भाई जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमें प्रमोट करना है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द वॉलंटरी एसोसिएशन की बात गांधीयन फिलोसफीज में डीपीएसपी में की जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट गांधीयन फिलोसफी। सो सिमिलरली, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि अगर कल को सब्जेक्ट मैटर सिर्फ आ जाता है कि ये वाला गांधीयन में डालना है, या ये वाला सोशलिस्टिक है, या ये वाला लिबरल इंटेलेक्चुअल है, तो आपको याद करने में एक कॉमन थीम होता है ना, तो याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सो आर्टिकल 40 क्या बात करता है, पंचायती राज जैसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात करता है, और उनको इस तरह से इक्विप करो, उन गाँवों को, उन विलेजेस को, उन पंचायत को इस तरह से इक्विप करो कि वो अपने लिए खुद जो है रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, है ना। आर्टिकल 43 किस चीज़ की बात करता है, तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो कि आज आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जो कि 43B से ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करता है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। आर्टिकल 46 आपका क्या बात करता है, तो आर्टिकल 46 जो है वो प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ SC/ST जो है उनकी बात करता है कि स्टेट ने इस तरह के लॉज बनाने चाहिए, इस तरह के एक्ट, और वाइल डिजाइनिंग द एक्ट इट शुड टेक केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट of SCs and STs. Article is Article 47. Article 47 क्या बात करता है, तो Article 47 talks about it is the duty of state कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। पब्लिक हेल्थ को आप इम्प्रूव कैसे करोगे, तो दारूबंदी करनी पड़ेगी, है ना। ये जो ओके, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ठीक है, सिर्फ दारू की बात है इसमें या वाइन की बात है, दैट वाज अ चीप वर्ड, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, है ना, वाइन का स्पेसिफिकली नहीं, एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। आर्टिकल 48 किस चीज़ की बात करता है, आर्टिकल 48 बात करता है बैन ऑन द काउ स्लॉटर। काउ स्लॉटर की ज़्यादा बात की जाती है, बट इट इज़ नॉट ओनली काउ स्लॉटर, एनी काइंड ऑफ मिल्क एनिमल, दूध देने वाले जो पशु हैं उनका जो स्लॉटर है, तो स्टेट ने पॉलिसी बनाते टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखना है। या फिर ड्रॉट एनिमल्स जो है, जो राजस्थान वगैरह वाले एरिया में जो सर्वाइव करते हैं, तो उन तरह के एनिमल्स के स्लॉटर पे, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, काफ्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स और ड्राउट एनिमल्स टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। सो दिस वाज अबाउट योर गांधीयन फिलोसफीज, जो कि SC/ST के प्रमोशंस, इंटरेस्ट की प्रमोशन, जो कि दलित मसीहा कहीं ना कहीं हरिजन्स के बारे में सोचते थे, शराबबंदी, तो इन तरह के आर्टिकल्स और ये तरह की फिलोसफी जो है ये गांधीयन फिलोसफीज थी। एंड देन यू हैव दिस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज डीलिंग विद लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSP। सो इसमें किस तरह लिबरल इंटेलेक्चुअल, सो जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट मैटर्स आपके, जब सेपरेशन, जब मैच मेकिंग के लिए, तो जो चीज़ें गांधीयन फिलोसफीज आपने याद कर ली, आपने सोशलिस्ट फिलोसफीज याद कर ली, या सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन में कौन से आर्टिकल ये याद कर ली, तो बाकी के बच्चे जो भी हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSPs वाले कैटेगरी में आएंगे। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले जो DPSPs होंगे वो किस तरह की बातें करें, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या मॉडर्न गोल्स है उनकी बात करेगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट किस तरह, तो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। देन यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। देन यू हैव प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इंपॉर्टेंस, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से किस तरह के आर्टिकल्स जो है, या एग्रीकल्चर को साइंटिफिक लाइंस पे डेवलप करवाना, साइंटिफिक आ गया तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह की जो आर्टिकल्स है वो आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल DPSPs में आएंगे। नाउ आर्टिकल 44 किस चीज़ की बात करता है, तो आर्टिकल 44 इज गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। देन आर्टिकल 45 जो कि अमेंड हो चुका है। आर्टिकल 45 ओरिजिनली चिल्ड्रन एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स तक की बात कर रहा था, लेकिन अब 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हो चुका है और चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है अप टू 0 to 6 ईयर। सो दैट वाज आर्टिकल 45। आर्टिकल 48 जिसमें कि अमेंडमेंट भी हुआ है। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री को डेवलपमेंट की बात करता है एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये आप इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ोगे, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 पढ़ोगे तो वहाँ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ओके 48 में ए में के थ्रू ऐड किया गया। 49 आपके नेशनल मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस
किस तरह से उसको बचाना है, तो उसको डिस्ट्रक्शन, स्पॉइलेजमेंट एंड डिसफिगरमेंट से बचाना है। आर्टिकल 50 किस चीज़ की बात करता है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सो इसमें से सारे आर्टिकल्स, अगेन आई एम टॉकिंग, आर्टिकल 51 आपका बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो सारे आर्टिकल्स, जैसा कि मैंने बताया, सारे के सारे आर्टिकल्स, आपके 14 आर्टिकल्स जो है, वो 2 आर्टिकल्स तो ईजिली आर्टिकल 36 स्टेट के साथ डील करता है, आर्टिकल 37 नॉन जस्टिसिएबिलिटी ऑफ डीपीएसपी की। सो बिसाइड्स द जो 14 आर्टिकल है, 14 में से 9 या 10 आर्टिकल्स आप लोग पढ़ लीजिए एंड दैट विल सफाइस, है ना। या फिर आइडिया तो सबका होना चाहिए, बट 9 से 10 अगर आइडिया, यहाँ आर्टिकल 50 इसके साथ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 44 यूनिवर्सल सिविल कोड, आर्टिकल 40 पंचायती राज। सो ये सब चीज़ें जो मेजर है ना, ये सब अगर याद रख लें तो बाकी चीज़ें एलिमिनेशन के थ्रू। 48 आपको इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं पढ़ना ही होगा। 39B और C जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आउट ऑफ 14, 10 और 11 आर्टिकल, 8 to 10 आप आर्टिकल्स याद रख लेते हो, है ना, तो ये सब आपका काम जो है वो चल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर डीपीएसपीज, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ डीपीएसपी, देयर आर अराउंड 3 डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, आउट ऑफ पार्ट 4 है। सो यू हैव दिस आर्टिकल 335, आर्टिकल 350 एंड आर्टिकल 351 जो कि डीपीएसपी। आर्टिकल 351 किस चीज़ के साथ डील करता है, तो आर्टिकल 351 यू हैव दिस प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। स्टेट की क्या ड्यूटीज़ है, क्या किस तरह के लॉज बनाने चाहिए, वो आपके हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। मदर टंग के प्रमोशन एट द प्राइमरी एज, और प्राइमरी स्कूल वाले जो एज है उसमें मदर टंग का प्रमोशन जो है वो 350 में, आपके 350A में बात की गई है मदर टंग के प्रमोशन। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 आपके क्लेम्स ऑफ SCs and ST टू द सर्विसेज, जो रिजर्वेशन वाला आपका कॉन्सेप्ट है। डिटेल में मैं ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका PDF आप, बिकॉज काफ़ी ईजी है ना, इसमें मेरी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्सप्लेनेशन या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या लिंकेजेस वाले जो चीज़ें हैं वहाँ मैं इंटरवीन करूँगा, बट जो चीज़ें फैक्चुअल है, प्लेन है, ईजी है, उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा। सो ये सब चीज़ें PDF PPTs आपको टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से देख के आप लोग ये पढ़ सकते हैं। सो दीज आर द DPSP 3 DPSPs जो कि आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ अब मैं बात करूँ थर्ड वर्टिकल ऑफ DPSP की। सो थर्ड वर्टिकल में आप अमेंडमेंट्स देखोगे। DPSP ऐसा नहीं है, DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिज़ाइन की थी, अब वैसा नहीं रहा है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। 4 अमेंडमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, 4 स्टेजेस में DPSPs में अमेंडमेंट हुए हैं। कब कब आपके DPSP में अमेंडमेंट? सबसे पहले आपका 42nd अमेंडमेंट है 1976। 1978 में देखोगे आप 4th अमेंडमेंट होता है। जन 2002 में आप देखोगे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, एंड देन 2011 में जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड की जाती है, दैट इज़ 43B, तो उसमें आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। अब देखते हैं इस अमेंडमेंट से DPSP में क्या अमेंड या क्या ऐड किया गया है ना। तो सबसे पहले आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि DPSP के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, है ना। 42nd अमेंडमेंट वैसे भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि उस टाइम बहुत सारे चेंजेस मैडम गांधी ने किए थे। तो आर्टिकल 39 को अमेंड किया गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस अमेंडमेंट एडेड 4 आर्टिकल्स, नॉट आर्टिकल्स, सब आर्टिकल्स यू कैन से, not exactly articles, or not only 4 articles, it added, rather 3 sub articles were added and 1 article was amended. So article 39 के subject matter में amendment होता है to secure opportunities for the healthy development of the children, है ना, that is part of your 42nd amendment। और क्या करता है, 39A add करता है, 39 to promote equal justice and provide legal aid to पुअर, है ना। सो ये 39A में। देन 43A में आप देखोगे कि पार्टिसिपेशन, वो सोशलिज्म का टाइम चल रहा था, मैडम को अपना प्रोफाइल बनाता ना था, मैडम इंदिरा गांधी को आपका इमरजेंसी इम्पोज हो चुका था, तो इस टाइम में टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर, इस तरह के गोल्स आपके डाले जा रहे हैं। देन 48A आप लोग ऑलरेडी जानते हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाएगी। सो दिस वाज अबाउट योर 42nd अमेंडमेंट। देन नेक्स्ट अमेंडमेंट जो होता है वो आपके एक सब आर्टिकल अगेन एक आर्टिकल को अमेंड किया जाता है बाय 44th अमेंडमेंट, और 38(2) आपका डाला जाता है और बोला जाता है स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन द स्टेटस। सो दैट वाज समथिंग दैट वाज
was added, 38(2) was added by 44th constitutional amendment in 1978. देन थर्ड जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हम लोग आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यू हैड 3 आर्टिकल्स दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 21A ऐड होगा फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में। आर्टिकल 45 जो है उसका अगेन सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 का चेंज होगा। क्या होगा आर्टिकल 45A का सब्जेक्ट मैटर चेंज? तो आर्टिकल 45 में आपका जो कि अभी तक 0 to 14 ईयर्स के चाइल्डहुड का स्कूलिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर था, उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज करके अब आर्टिकल 45 विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्हाट 0 to 6 ईयर के जो चाइल्ड है उनके अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए अब स्टेट वो करेगा, स्ट्राइव करेगा। सो दिस वाज समथिंग जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होता है। देन यू हैव लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द DPSP एंड दैट वाज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2011। सो 2011 में क्या होने जा रहा है? अगेन एक सब आर्टिकल दैट इज 43B विल बी एडेड इनटू आर्टिकल 43 एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है जो कि वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग की बात करेगा। सो कोऑपरेटिव वाला जो प्रोविजन है वो आपके इसमें 43B के थ्रू DPSP में डाला गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स। 4 अमेंडमेंट्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइम में होते हैं, ये टाइमलाइन थोड़ा सा आपको याद रखना है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर अमेंडमेंट। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स। आप लोग ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केस है, चंपक दोईराजम केस है, केशवानंद भारती केस। देन मैडम गांधी खुद अपने आप से स्टेप लेती है, कई बार वो DPSP को बहुत ज़्यादा प्राइमेसी दे देती है, फंडामेंटल राइट्स को सबसाइड करती है फंडामेंटल। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में स्टार्टिंग 1951 से ही हो जाता है कि DPSP को प्राइमेसी, DPSP शुड बी पुट ऑन अ हायर पेडेस्टल या फंडामेंटल राइट्स शुड बी पुट ऑन अ हायर पेडेस्टल, है ना। 1951 में आपके चंपक दोईराजम केस में क्या होता है कि एक सवाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स काफ़ी सैक्रोसेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ओवर द DPSP प्रायोरिटी दी जाती है, सुपीरियोरिटी दी जाती है। बट एट द सेम टाइम चंपक दोईराजम केस कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि सैक्रोसेंट हो गई तो आप अमेंड नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स को लेजिस्लेचर जो है अमेंड कर सकता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल मेंशन इनटू द DPSP। अगर DPSP का कोई गोल मेंशन करना है, वो करना है आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन, ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स का प्लेन सिंपल ये बोला गया कि हम सुपीरियोरिटी दे रहे हैं ओवर द DPSP, बट देन पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। FR वाज अमेंडेड मेनी अ टाइम्स आफ्टर दिस डिसीजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स और फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ सम स्कीम दैट वाज फुलफिलिंग गोल्स मेंशन्ड इनटू द DPSP, है ना। देन गोलकनाथ 1967 में कहा जाता है फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। अब DPSP जो है वो नीचे आ जाता है, DPSP की जो पोजीशन है हायरार्की में वो नीचे आ जाता है क्योंकि DPSP के इम्प्लीमेंटेशन, ये केस कह रहा है गोलकनाथ केस 1967 कि भाई DPSP के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एटलीस्ट आप वैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है आप करो, हे लेजिस्लेचर, हे पार्लियामेंट, यू कैन अमेंड इट, यू आर वेल विद इन योर राइट्स, बट DPSP के गोल्स को अमेंड करने के लिए आप तो DPSP आपका अब हायरार्की में नीचे आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दे दी जाती है। देन मैडम गांधी जो कि अपना प्रोफाइल चमकाना था आपको 1971 में, 1968 1969 में पार्टीज़ का स्प्लिट होता है। मॉडर्न जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स वगैरह, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो उस टाइम ये सोशलिज्म वाला जो प्रोफाइल है, मैडम गांधी पॉवर्टी की बात करती हैं, गरीबी हटाओ की बात करती है, तो उस टाइम पे जरूरी था कि राइट्स को इतना इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन। इनकी केयर कब होती है? जब आपकी सोसाइटी में पॉवर्टी ना हो, जब आपकी सोसाइटी में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, ये एलिमिनेट, एजुकेशन अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हो, हेल्थ अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, तब ये। अदरवाइज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू रिलीजन, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट। जब पेट में रोटी ही नहीं रहेगी तो इलिटिस्ट कॉन्सेप्ट्स की या इलिटिस्ट राइट की कौन बात करता है? हार्डली। पॉइंट 1 और एडिटोरियल से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और कर्बिंग, ये सब कौन लिखते हैं? जिनका पेट कंप्लीटली भरा हुआ है
है ना। तो ये ऐसा टाइम था 1971 वाला, जब फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इंडिया देखो या फिर कितने परसेंटेज जो लोग थे वो बीपीएल, तो ये वाला कंडीशन और नेशन के मूड को जज करते हुए मैडम ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है। 24th से क्या करती है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ओके। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है जिससे कि आर्टिकल 31C इंसर्ट करती है। अब ये आर्टिकल 31C हम लोगों ने फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में नहीं पढ़ा। आर्टिकल 31C मैडम इंट्रोड्यूस करके क्या करती हैं कि कोई भी ऐसा डीपीएसपी या डीपीएसपी के वो गोल्स जो कि 39B और 39C में मेंशन्ड है, जब मैं उसको इंप्लीमेंट करने, उस डीपीएसपी के उस गोल को इंप्लीमेंट करने के लिए जब कोई भी स्कीम लाती हूं या लेजिस्लेचर लाता है और वो अगर आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को अगर वायलेट भी कर रहा है ना, तो ये मैडम का ये बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मैडम गांधी करती हैं कि भाई अगर उस टाइम 14 या 19 अगर वायलेट भी हो रहे हैं, आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर वायलेट भी हो, आई डू नॉट केयर। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने कि 31C इंसर्ट करके ये चीज बोली। अब जुडिशरी भाई चुप नहीं बैठेगी। जुडिशरी 1973 में बाउंस बैक करती है और बोलती है, और एक्चुअली बाउंस बैक नहीं करती है, ये टाइम एक्चुअली आपका जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का कंटिन्यूअस, गोलकनाथ केस से आपके कंटिन्यूअस फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो केशवानंद भारती केस थोड़ा सा बैलेंसिंग जजमेंट देता है और बैलेंसिंग जजमेंट दे के क्या करता है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशन इस वाले को बोलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई इशू नहीं है। पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हुआ, आप लोग जो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है कोई इशू नहीं है हमें। बट जब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए बोलते हैं कि भाई एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को केशवानंद भारती केस फ्लोट करती है, कहती है भाई जो भी आपको अमेंडमेंट लाने हैं कोई इशू नहीं है, आप लाओ, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आने वाले वीडियोज में एक पूरा चैप्टर है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये डॉक्ट्रिन है केशवानंद भारती केस का। अब एग्जीक्यूटिव 1976 में जब इमरजेंसी का टाइम है तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ आती है और अपने आप को और पार देती है डीपीएसपी के रिस्पेक्ट में। यहाँ डीपीएसपी ऑलरेडी 25th और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डीपीएसपी को ऑलरेडी प्राइमेसी मिल चुकी है, बट इससे भी मैडम का भूख शांत नहीं होती है, ठीक है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कहती है हे फॉरगेट अबाउट 31C, वो तो बहुत छोटी बात थी। अब जिसमें मैंने 39B और 39C को प्राइमेसी दी ओवर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, बिकॉज आई एम अ क्वीन राइट नाउ, यू आर इन इमरजेंसी, सो मैं डीपीएसपी को कंप्लीट प्राइमेसी देती हूँ, है ना। सिर्फ 39B और 39C में मेंशन गोल क्यों, पूरे के पूरे डीपीएसपी में जो गोल्स मेंशन है उन आर्टिकल्स 38 टू 51, उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को सुपरसीड किया जा सकता है ना। सो दिस वाज अ बिग स्टेटमेंट। और आगे आने वाले देखो जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट होता है, सॉरी इमरजेंसी रिमूव होता है, तो ये चीज़ मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल केस इसका ऑब्जेक्शन लेने वाली है। सो नॉट ओनली 39B and C बट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द DPSP FR कैन बी, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, दैट वाज अ बिग, सो अकॉर्डेड फुल प्राइमेसी टू द DPSP, ठीक है। मिनर्वा मिल केस फाइनली 1980 में आता है। और पॉलिटिकल, जब भी कोई जजमेंट आ रहा है, जब भी कुछ आ रहा है, आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उस टाइम किस तरह प्रिवेल हो रहा था ये आपको जज करना है। तो मिनर्वा मिल केस 1980 में इमरजेंसी आपका रिमूव हो चुकी है, आपकी जनता पार्टी गवर्नमेंट, जुडिशरी थोड़ी सी फ्री फील करती है और इस फ्री इन्वायरमेंट में कहती है ठीक है, आपका जो ये वाला 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो ठीक था, कोई इशू नहीं था, बट 39B और C के लिए भी जो आप 14 और 19 को वायलेट करने को रेडी थे, कोई इशू नहीं है, आप करो। बट आपने जो ये वाली चीज़ जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाली कि डीपीएसपी के किसी भी गोल के लिए हम लोग फंडामेंटल राइट को वायलेट कर, नहीं, दैट विल नॉट अलाउ, दैट स्टैंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 39B और 39C के लिए आप करो जो मर्जी आता है, 14 और 19 को वायलेट करो, बट डीपीएसपी के गोल्स को मेंशन करने के लिए सभी अदर आर्टिकल्स में भी जो गोल मेंशन है उनको भी अगर वो करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, तो उनके लिए आप 14 और 19 को वायलेट
नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट कि किसको सुपीरियोरिटी दे, डीपीएसपी दे। ठीक है, इसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट जो फाइनल टसल चल रहा था वो मिनर्वा मिल केस में फाइनली जाके इस स्टेटमेंट से सोल्व होता है कि कोई बड़ा और ये छोटा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द चैरियट, नन इज लेसर देन द अदर। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी। ठीक है, तो ये वाला वर्टिकल भी हमारा ओवर हो गया है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी अगर मैं बताऊं तो क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी प्राइमरीली इसके नॉन, ऑल्दो बहुत सारे रीजंस आप डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारे आर्टिफिशियल रीजन, बट क्रिटिसिज्म जो एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है नॉन जस्टिसिएबिलिटी। आप लोगों ने देखा डीपीएसपी में आपके कितने इंपॉर्टेंट गोल्स मेंशन है ना, तो उन सभी को इंप्लीमेंट अगर करवाना है तो आपको इसको जस्टिसिएबल बनाना चाहिए। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों जस्टिसिएबल नहीं बना सके कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर इवन टुडे विद 27% ऑफ द पॉवर्टी, विद अमाउंट ऑफ इलिटरेसी दैट वी डू हैव, और स्टेट के पास जो फंड नहीं है, टैक्सिंग उतने नहीं है, रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो रहा, करप्शन सिस्टम को हमने सही से मैनेज नहीं किया है, तो उस तरह के एनवायरनमेंट पे आज भी स्टेट जो है इस सिचुएशन में नहीं है कि डीपीएसपी में जो गोल्स हैं उनको जस्टिसिएबल बना सके। अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं कि डीपीएसपी का पोस्ट इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, तो वुमेन राइट्स, SC/STs के लिए, चिल्ड्रन के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, या फिर यूनिफॉर्म, तो कहाँ है, तो जो एक्ट्स इन सारे डायरेक्शन में आपके गवर्नमेंट लाई है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जो लाई है, वो सारे के सारे एक्ट्स अगेन ये फैक्चुअल है। बस डायरेक्शन में आपको बता देता हूं कि जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी की बात पूछा जाए तो जो भी एक्ट्स, ये एक्ट्स तो बहुत पुराने हैं जो यहाँ है, ठीक है, ये डील करता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो इक्वल पे फॉर इक्वल लेबर वाली बात है, ये पेमेंट ऑफ बोनस, चाइल्ड राइट्स की बात करता है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन की बात करता है ना, तो ये सब तो जो भी एक्ट्स आते हैं आपके रिसेंट में, ठीक है, वुमेन राइट्स से रिलेटेड या फिर चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल, तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो कि यस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीएसपी एनालाइज कर सकते हो, ये ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, इतना हुआ है। अब अगर बात करूँ कि भाई डीपीएसपी अगर जस्टिसिएबल नहीं है, डीपीएसपी ऑलरेडी हम लोगों ने आर्टिकल 37 में पढ़ लिया कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल। सो जस्टिसिएबल अगर नहीं है तो गवर्नमेंट तो रिस्पांस देगी नहीं, है ना, चाहे आप कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, है ना, गवर्नमेंट की तो कोई रिस्पांस, आप ड्रैग में सुप्रीम कोर्ट में तो ड्रैग कर नहीं सकते कि भाई इन्होंने ये डीपीएसपी में ये प्रॉमिस किया गया और ये दे नहीं रहे, है ना। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस कि इन डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, इन डेमोक्रेटिक कंट्रोल सिस्टम, या फिर जहाँ लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है, तो उस तरह के एनवायरनमेंट पे आप देखोगे कि गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फॉर्म लॉ लाए तो सही, बट आर दे नॉट नेगोशिएटिंग विद द फार्मर। जो बिल्कुल रिजिड स्टैंड था, वहाँ से अगर इस स्टेज पे आ गए हैं कि 18 महीने के लिए हम इस लॉ को सस्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे इट इज़ ओनली बिकॉज कि भाई उनकी सुनी जाती है, लोगों की सुनी जाती, तो लोगों की सुनी जाएगी, है ना। इवन इफ दिस डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसिएबल, गवर्नमेंट ऑफ द डे, लेजिस्लेचर विल हैव टू हियर द क्राई, ह्यूज एंड क्राई ऑफ द पीपल। ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि अगर नहीं सुना, टाइम पे हर 2 साल पे, 1 साल पे किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा 5 साल बाद होता है, बट असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहे हैं, है ना। अगर यहाँ हम लोग प्रोटेस्ट को, हरियाणा के प्रोटेस्ट को अगर मैनेज नहीं करते, या उत्तर प्रदेश, उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे स्टेट में दिख जाएगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अल्टीमेटली क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैज सेड दैट सैंक्शन बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट पॉलिटिकल। नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन लाइट हार्टेडली इग्नोर देम। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी स्टेटमेंट है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। लोकल इलेक्शन पंजाब में हुए थे, बहुत करारी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फार्म प्रोटेस्ट, और हरियाणा में भी आपके लोकल इलेक्शन हुए हैं, है ना। तो जो रूलिंग पार्टी है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो डीपीएसपी का ये कहना कि नॉन जस्टिसिएबल है तो इसको इम्प्लीमेंट, इसके गोल्स को इम्प्लीमेंट, सो दैट इज नॉट ट्रू। सो दैट वाज द सैंक्शन बिहाइंड, एंड विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस चैप्टर विद द 4 MCQ, एंड दैट आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप वो चारों के चारों MCQs को अटेम्प्ट करोगे। सो आई एम जस्ट रैपिंग अप विद दिस 4 MCQs। 1,
2, third MCQ, and fourth MCQ. So these are the 4 MCQ that I expect you to attempt until we come up with the next chapter. Till then, our next chapter में हम लोग 4A पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ स्टार्ट करें. Until I come up with the next lecture. Till then, bye bye.